नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। नमस्ते। इस चैनल में हम किताबों पे चर्चा करते हैं और हाँ, ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है। अच्छा, ये एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है। मतलब आप किताब खरीदने से पहले उसका 1 मिनट का ट्रेलर देखकर उसे बेहतर समझ सकते हैं। ये तो बढ़िया है। हाँ, और एक खास बात, vhsharingstories.in पुशिंग इंडियन ऑथर्स अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल। इसी के तहत हम भारतीय लेखकों की किताबें सामने ला रहे हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है। बिल्कुल। मुंशी प्रेमचंद की कफन। ये कहानी जितनी पावरफुल है, उतनी अंदर तक हिला देती है, विचलित करती है। हाँ, ये सच है। आसान कहानी नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। तो आज हम कोशिश करेंगे इसकी परतों को समझने की। जरूर। तो कहानी का जो ताना बाना है वो 2 किरदारों के आसपास है, घीसू और उसका बेटा माधव। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. ये दोनों कह सकते हैं समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। बहुत ज्यादा गरीबी है और काम से जी छुड़ाते हैं। हाँ, आलस्य बहुत है। बिल्कुल। उनकी जिंदगी आलस्य और एक तरह की उदासीनता का नमूना बन गई है। सही। और कहानी में जो सबसे दहला देने वाला हिस्सा है वो तब आता है जब माधव की पत्नी बुधिया, हाँ। वो प्रसव पीड़ा में होती है अंदर झोपड़ी में, और घीसू और माधव बाहर अलाव के पास बैठे हैं, आलू भून रहे हैं और उसकी चीखें सुन रहे हैं, लेकिन कोई अंदर जाने की जहमत नहीं उठाता। डर ये है कि दूसरा सारे आलू खा जाएगा। कितनी अजीब और दुखद बात है ये, है ना? हाँ। नतीजा ये होता है कि बुधिया अकेली ही दम तोड़ देती है बिना किसी मदद के। और फिर जो होता है वो शायद और भी ज्यादा चौंकाता है। हाँ, कफन के पैसे वाली बात। वही। सुबह बुधिया को मरावा पाटे हैं, गांव वालों से रोध होकर पैसे जमा करते हैं कफन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। और पैसे मिल भी जाते हैं। हाँ, मिल जाते हैं, लेकिन उन पैसों का कफन नहीं खरीदते। नहीं, वो सीधे पहुंच जाते हैं शराब खाने। और सब उड़ा देते हैं खाने पीने में। शराब, पूड़ियां सब पर खर्च कर देते हैं। और उनका तर्क कि बेचारी बुधिया को जीते जीते कुछ मिला नहीं। हाँ, मरने के बाद कम से कम उनकी वजह से इन दोनों का पेट भर जाए, आत्मा को शांति मिले। अजीब तर्क है। बहुत अजीब। तो ये कहानी एकदम से हमें गरीबी की उस भयंकर तस्वीर से मिला देती है जहां इंसानियत भी खो जाती है। क्या? बिल्कुल। देखिए, प्रेमचंद यहाँ सिर्फ गरीबी नहीं दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि उस चरम गरीबी का इंसान के मन पर, उसकी नैतिकता पर क्या असर होता है। घीसू और माधव का जो व्यवहार है वो हमें खराब लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि ये गिरावट सिर्फ उनकी है या उस समाज, उस व्यवस्था की देन है जिसमें वो जी रहे हैं। यही सवाल सबसे पहले आता है मन में। क्या वो दोषी हैं या वो सिर्फ शिकार हैं? प्रेमचंद का क्या इशारा लगता है? देखिए, यही प्रेमचंद की खूबी है। वो उंगली नहीं उठाते सीधा, वो जजमेंटल नहीं होते। अच्छा। वो घीसू और माधव को विलेन या हीरो नहीं बनाते, वो बस दिखाते हैं कि कैसे लगातार की भूखमरी, समाज की उपेक्षा, वो इंसान के अंदर की फीलिंग्स को, संवेदनाओं को मार देती है। जब समाज ही आपको इंसान न समझे, आपकी जरूरतें पूरी ना हो, तो क्या फिर आप समाज के बनाए नियमों को, नैतिकता को मानने के लिए मजबूर हैं? हाँ। कफन इसी सामाजिक बेरुखी का, उसके नतीजों का एक कच्चा चिट्ठा है। तो ये सिर्फ आर्थिक गरीबी की बात नहीं है, ये कुछ और भी है। हाँ, ये एक तरह की भावनात्मक और नैतिक गरीबी भी है। एक मनोवैज्ञानिक खालीपन, एक सुन्न हो जाना। नमनेस। सुन्न हो जाना, हाँ। सोचिए ना, पत्नी अंदर मर रही है और बाहर आलू की चिंताएं। ये सामान्य इंसानी बर्ताव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि निराशा ने, अभाव ने उन्हें कितना संवेदनहीन बना दिया है। कोई उम्मीद नहीं बची है, किसी के लिए गहरा लगाव शायद महसूस ही नहीं होता, बस अगला पल, अगली भूख, या बस थोड़ी देर का सुख। ये पढ़ते हुए एक बेचैनी सी होती है, जैसे कोई कड़वी सच्चाई देख रहे हो जिसे मानना नहीं चाहते। हाँ, और वो कड़वी सच्चाई
ये सवाल है, क्या नैतिकता जैसी चीज भूख के सामने टिक पाती है? बहुत बड़ा सवाल है ये। जब जिंदा रहना ही सबसे बड़ी लड़ाई हो, तो फिर सही गलत, अच्छा बुरा, इसका क्या मतलब रह जाता है? प्रेमचंद हमें इसी मुश्किल सवाल के सामने खड़ा कर देते हैं। और घीसू का वो तर्क याद है कि बुद्धिया को स्वर्ग मिलेगा या नहीं, ये कौन जाने, उसने तो कोई सुख देखा नहीं, तो क्यों ना ये पैसे हम ही इस्तेमाल कर लें। हाँ हाँ, ये एक तरह से उस पूरे सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर भी चोट है जिसने उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया है। सही कहा। कहानी इतनी असरदार है, इतनी गहरी है कि जानना चाहेंगे कि इसे लिखने वाले कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। उनके अपने क्या अनुभव थे? बिल्कुल, ये सवाल सीधा हमें मुंशी प्रेमचंद तक ले जाता है। नाम तो धनपत राय श्रीवास्तव था। हाँ, सुना है। जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को। बनारस के पास एक छोटा सा गांव है लमही, वहां। और उन्होंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा था, भोगा भी था। अच्छा। एक साधारण कायस्थ परिवार था। पिता डाकखाने में क्लर्क थे, माँ जल्दी गुजर गईं, फिर सौतेली माँ आई। घर में पैसे की तंगी हमेशा रही, तो बचपन से ही संघर्ष देखा उन्होंने। तो उनके लिखने में जो सच्चाई दिखती है, आम आदमी का दर्द दिखता है, वो उनके अपने जीवन से आया है? बिल्कुल। उन्होंने समाज के हर वर्ग को, खासकर किसान, मजदूर और जो मध्य वर्ग की परेशानियां हैं, उनको बहुत करीब से देखा और महसूस किया। इसीलिए तो उन्हें उपन्यास सम्राट कहते हैं। न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बहुत लिखा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हिंदी साहित्य को आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा, उसे सामाजिक बदलाव का एक माध्यम बनाया। जी। कफन जैसी कहानियां उनके इसी तजुर्बे का, इसी अवलोकन का नतीजा हैं। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहांत हुआ, पर उनका काम आज भी जिंदा है। उनकी लिखने की शैली की बात करें तो कफन में भी लगता है जैसे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, सीधी बात। हाँ, उनकी शैली में एक खास चीज है जिसे कहते हैं संयम या रिस्ट्रेंट। वो भावनाओं को बहुत उभार कर नहीं दिखाते। अच्छा। हाँ, वो स्थितियां ऐसी बना देते हैं, डायलॉग ऐसे लिख देते हैं कि भावनाएं पाठक के मन में खुद पैदा होती हैं। कफन में देखिए, वो घीसू माधव का आलस, उनकी बेफिक्री दिखाते हैं, पर उन पर कोई नैतिक फैसला नहीं सुनाते। हाँ, ये बात तो है। वो गरीबी को ग्लोरीफाई भी नहीं करते, न गरीबों को कोसते हैं। वो बस एक ऑब्जर्वर की तरह, एक तटस्थ दर्शक की तरह लगते हैं। बस दिखा रहे हैं कि देखो ये है हकीकत। लेकिन ये जो तटस्थता है, क्या ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं बन जाती? सिर्फ सच दिखा देना ही शायद सबसे तीखा व्यंग्य है। क्या बात कही, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनका ये सिर्फ देखना और दिखाना, ये संयम, यही पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। वो कोई रेडीमेड जवाब नहीं देते, वो जिम्मेदारी पाठक पर डाल देते हैं कि तुम सोचो, तुम तय करो। जब वो दिखाते हैं कि कफन के पैसों की शराब पी ली, तो वो हमसे पूछते हैं, तुम क्या सोचते हो, किसे दोषी मानते हो? सिर्फ इन 2 आदमियों को या उस पूरे सिस्टम को जिसने इन्हें ऐसा बना दिया? यही संयम कहानी को और तीखा और भेदक बनाता है। इसीलिए शायद कफन को हिंदी साहित्य में इतना ऊंचा दर्जा मिला है, एक कॉर्नरस्टोन माना जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये प्रेमचंद की सबसे मैच्योर और शायद सबसे ज्यादा बहस को उकसाने वाली कहानियों में से है। इसे सामाजिक गैर बराबरी और इंसान के नैतिक पतन पर उनकी सबसे तीखी आवाज माना जाता है। ये दिखाती है कि कैसे हद से ज्यादा गरीबी इंसान से उसकी बुनियादी इंसानियत तक छीन सकती है। जी। घीसू और माधव सिर्फ आलसी या बुरे नहीं हैं, वो एक ऐसे सिस्टम के प्रोडक्ट हैं जिसने उनकी उम्मीदें, उनका आत्मसम्मान, यहाँ तक कि जीने की इच्छा भी कुचल दी है। और कहानी का अंत, जहाँ वो नशे में धुत होकर गाते नाचते हैं, गिरते पड़ते हैं, वो तो और भी भयानक लगता है। एक तरफ लाश रखी है, दूसरी तरफ ये सब। हाँ, वो अंत बहुत सिंबॉलिक है। वो एक तरह से चरम निराशा का जश्न है। निराशा का जश्न। हाँ, उस थोड़ी देर की आज़ादी है, उस नशे में वो शायद अपनी सारी तकलीफ, सारी बेबसी भूल जाना चाहते हैं। वो हंसी, वो गाना, उनके दुख का, उनकी हार का, और शायद उस सिस्टम के खिलाफ उनके गुस्से का एक बिगड़ा हुआ रूप है, जिसने उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि अपनी पत्नी या बहू का ढंग से क्रियाक्रम कर सकें। वो सीन पाठक को झंझोड़ देता है अंदर तक। क्या लगता है, ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? क्या आज के समाज में भी घीसू माधव जैसी स्थितियां हैं? प्रासंगिकता का सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, हो सकता है बिल्कुल वैसे ही घीसू और माधव आज ना दिखें, या वैसी चरम गरीबी कम हो, लेकिन कहानी जिस असली मुद्दे को पकड़ती है, मतलब समाज की बेरुखी, आर्थिक असमानता का असर, सिस्टम का फेल होना, वो तो आज भी है। हाँ, ये बात तो है। शायद रूप बदल गए हों। आज भी हम खबरें सुनते हैं जहां लोग भूख से मर जाते हैं, इलाज के बिना दम तोड़ देते हैं, जहां सिस्टम की लापरवाही लोगों को निराशा में धकेल देती है। सही। तो कफन सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है,
ये हमारी सबकी चेतना के लिए एक डरावना आईना है। बार बार याद दिलाता है कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। इस कहानी पर जो रिव्यूज या चर्चाएं होती हैं, उनमें भी यही बातें उठती हैं कि घीसू माधव को सिर्फ दोषी मान लेना आसान रास्ता है। हाँ, ज्यादातर जो गंभीर पढ़ने वाले हैं या आलोचक हैं, वो इसी बात पर जोर देते हैं कि ये पात्र सिस्टम के शिकार ज्यादा हैं। प्रेमचंद की सहानुभूति सीधे तौर पर भले ना दिखे, पर उनकी हालत के प्रति तो है ही। वो दिखाते हैं कि कैसे लगातार का अपमान और कमी इंसान को बिल्कुल नीचे ले आती है। जी। हालांकि कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या प्रेमचंद व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बिल्कुल ही खारिज कर देते हैं? क्या हालात ही सब तय करते हैं? ये बहस भी चलती रहती है और यही कहानी को जिंदा रखती है। तो मतलब ये पाठक पर है कि वो इस चीज को कैसे देखता है, कैसे समझता है। बिल्कुल, कहानी की यही तो खूबी है। कोई आसान जवाब नहीं देती, आपको आराम से बैठने नहीं देती। सही। सवाल खड़े करती है, भूख बड़ी या नैतिकता, इंसानियत बड़ी या सिर्फ जिंदा रहना। प्रेमचंद हमें दिखाते हैं कि इन सवालों के जवाब शायद उतने सीधे हैं नहीं जितने हम सोचते हैं, खासकर जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं। वो हमें इन किरदारों के जरिए इंसानियत के उन अंधेरे कोनों में झांकने को मजबूर करते हैं जहां शायद हम खुद भी जाने से डरते हों। वाकई ये कहानी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये कहानी पीछे छोड़ जाती है वो ये है कि जब हम घीसू और माधव जैसे लोगों को देखते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है। ये सोचने वाली बात है। क्या हम बस उन्हें आलसी, निकम्मा मानकर आगे बढ़ जाते हैं, या हम उन सामाजिक आर्थिक कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जो उन्हें इस हाल तक लाए? कहीं हमारा ये रिएक्शन भी उसी उदासीन समाज का हिस्सा तो नहीं जिस पर प्रेमचंद सवाल उठा रहे थे? बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ किरदारों का टेस्ट नहीं है, ये पढ़ने वाले के नजरिए का भी टेस्ट है। बहुत गहरा पॉइंट है ये। सच में कफन एक ऐसी कहानी है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए। यकीनन। तो ये थी हमारी आज की बातचीत मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी कफन पर। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने कहानी के अलग-अलग पहलुओं पर सोचने के लिए कुछ नए नुक्ते दिए होंगे। उम्मीद तो यही है। अगर श्रोता हमारे काम को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसी और भी ज़रूरी रचनाओं पर बात करें, तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने पे ज़रूर विचार करें। इससे हमें हौसला मिलता है। हाँ, समर्थन जरूरी है। और अगर कफन अभी तक नहीं पढ़ी है तो हमारी सलाह है कि इसे ज़रूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से ये किताब या प्रेमचंद की कहानियों का पूरा संग्रह खरीदा जा सकता है। हाँ, ये पढ़नी ही चाहिए। और जाते जाते हम जानना चाहेंगे सुनने वालों से, किसी भारतीय लेखक की आपकी पसंदीदा किताब या कहानी कौन सी है जिसने आप पर बहुत गहरा असर डाला हो। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हाँ, जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी या किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।